का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो आपका 12th इंग्लिश ग्रामर वाला सेक्शन होता है, सेक्शन सी, इस पूरे सेक्शन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए बी सी डी। तो सेक्शन सी में आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। उसमें टोटल 9 टॉपिक हैं। इन 9 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका ग्रामर सेक्शन है ये 25 नंबर का आता है भैया। तो 25 नंबर क्लियर करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप इसको एक महा मैराथन क्लास समझिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 9 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब की बार हमें बनना है टॉपर, ठीक है। पूरा सेक्शन सी हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेक्शन सी में हमारे टोटल 9 टॉपिक आते हैं। वो कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। दूसरा हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। सबके हम क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा है सिंटैक्स, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ग्रामर में मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता, सिंथेसिस नहीं आता। क्यों नहीं आता, मैं समझाऊंगा सारी चीजें। बस आप लोग वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। 5 नंबर है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर इसको पढ़ेंगे। फिर एंटोनिम्स को पढ़ेंगे, फिर सिनोनिम्स को पढ़ेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, और लास्ट में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे कि आखिर हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी के पैसेज को। तो पूरा 9 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एक महामैराथन क्लास है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सेक्शन सी जो है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, इसका फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सी सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि उसने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो सबसे पहले जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो आपको ये देखना है। देखिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि आखिर ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या ऑप्टेटिव है, ठीक है। आपको ये पहले ध्यान देना है। तो देखिए, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, कौन सा टेंस है, तो ये इज एम आर है। और आपको पता है अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर आता है, तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो वाज बेर में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर इज आर एम वाज बेर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक रूल है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हमेशा सत्य रहने वाली बात आती है तो वहां हम टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखिए, ये सच है और हमेशा सच ही रहेगी, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अगर हमेशा सत्य रहने वाली बातें या ऐतिहासिक बातें आती हैं तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। तो इसको लिखेंगे सी, सैड का सैड ही रहने देंगे मेरे स्टूडेंट्स। बीच में क्या लगाएंगे, देखिए जब हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट, ठीक है। बाकी को ऐसे लिख देना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, पॉलिसी। बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमेशा सत्य रहने वाली बातें जब आएंगी ना, तो उसको हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो वो भैया उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपको कोई कहे कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो भैया वो तो सबको पता है। द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, सबको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमेशा सत्य रहने वाली बातें, इसमें कोई परिवर्तन हम टेंस में नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, इसको समझना होगा आपको। देखिए, ही सैड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, यानी कि आइए रिजल्ट का इंतजार करें। चलो चले रिजल्ट का इंतजार करें। देखिए, लेट अस है, इसका मतलब आओ चले या चलो चले, ठीक है। तो ही सैड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आइए रिजल्ट का इंतजार करें, ठीक। तो ये कौन सा टेंस है,
देखिए सबसे पहले आप पहचानिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लेट अस में देखिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लेट अस का यूज हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। दूसरी चीज टेंस तो आपको इसमें देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर लिखेंगे ही। अब देखिए वो कह रहा है कि लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आइए रिजल्ट का इंतजार करें, तो वो सजेस्ट कर रहा है या प्रपोज कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे सजेस्ट का यूज कीजिए चाहे प्रपोज्ड का यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही प्रपोज्ड, ठीक है। अब देखिए वैसे तो हम भैया इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हां अगर लेट अस से आपका सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तब हम दैट का यूज करेंगे। अगर लेट अस से प्रारंभ हो रहा है तो दैट का यूज करेंगे, और लेट अस को हटाकर बी शुड या दे शुड का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में वैसे तो हम टू का यूज करते हैं, या निगेटिव है तो नॉट टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर लेट अस से प्रारंभ होता है आपका सेंटेंस, लेट से प्रारंभ होगा तब भी टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर लेट अस से प्रारंभ होगा तो लेट अस को हटाकर पहले तो कंजक्शन दैट लिखेंगे, उसके बाद में दे शुड या बी शुड लगाएंगे। यहां पर दे शुड कर देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आइए रिजल्ट का इंतजार करें, मतलब कई लोग हैं। अस का मतलब क्या है, कई लोग, ठीक है। अस हम बी के लिए यूज करते हैं, मतलब कई लोग हैं, तो दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे। वैसे भी अस जो है बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक, बस ऐसे आपको कर देना। ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, बस हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो ये था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का 2 क्वेश्चन, मतलब हम सबके 2-2 क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा, 2-2 क्वेश्चन एक टॉपिक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा, अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज पर। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में तो आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना था, बट इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, इसका मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और जो ब्रेकेट में दिया गया वही हमें बनाना है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, या फिर यह साफ है। तो 2 सेंटेंस है, देखिए फुल स्टॉप लगा है, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। वो भी कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब जो ब्रेकेट में दिया गया है उसी में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कहा जा रहा है वही नीचे भी होना चाहिए। तो ही इज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, लिखेंगे इट इज क्लियर, पहले इट इज क्लियर लिखेंगे, बीच में दैट लगाएंगे, दैट, ठीक है। बाकी हम अब फर्स्ट वाला सेंटेंस लिख देंगे, ही इज टेलिंग ए लाई, बस ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स में। इट इज क्लियर दैट ही इज टेलिंग ए लाई, यह स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। ऊपर क्या था, वह झूठ बोल रहा है, यह स्पष्ट है। नीचे है, यह स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमने इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया है। दैट्स द सिंथेसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए भैया, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, चीजों को समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए आप लोग, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, 12th में पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत आपका दिमाग विकसित होना चाहिए, तभी आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। अगर व्हाट्सएप होता, फेसबुक होता, इंस्टाग्राम रील्स होता तो सबको अच्छा लगता, मतलब उसको स्क्रॉल करने में, देखने में बहुत मजा आता है। भैया पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई कर लीजिए, वो सब देखने का समय बहुत है, ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिंथेसिस का। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, वो मेवाड़ के राजा थे। इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले हम लिखेंगे कौन वीर योद्धा थे, राणा प्रताप, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राणा प्रताप, ठीक है। फिर वो क्या थे, उनकी विशेषता, हम पहले ऐसे कॉमा लगाएंगे, फिर उनकी विशेषता लिखेंगे। वो क्या थे, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। फिर ऐसे लगाएंगे इन्वर्टेड कामा। अब लिखेंगे वो क्या थे, वो आज ये ब्रेव वॉरियर, वाज ये ब्रेव
वॉरियर। ठीक है, तो देखिए क्या था, राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, वो मेवाड़ के राजा थे। मैंने क्या लिखा, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा एक वीर योद्धा थे। मतलब वही चीज है सेम, बस मैंने क्या किया, इसको सिंपल में बदलना था तो मैंने कॉमा लगाकर इनकी जो ये जो थे, इनका जो पदवी था उसको मैंने यहां पे लिख दिया है और बाकी उनकी विशेषता यहां पे लिख दी है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, दो सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, वो भी सिंपल सेंटेंस। समझ में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, तो दो क्वेश्चन हमारा सिंथेसिस का भी हो चुका है। अब चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मतलब सेंटेंसेस को इसमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा ट्रांसफॉर्म करना, तो फिर देखिए, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया बियर एज ग्रेट एज रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि भारत के बहुत कम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान हैं। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया गया, इसको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में। यहां पे डिग्री को एक्सचेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन थे, देखिए कहा गया कि भारत के बहुत कम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान थे। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, हम ईएसटी लगाते हैं, जो उनका जैसे वो ग्रेट थे तो ग्रेट में ईएसटी लगाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन महान थे, रविंद्रनाथ टैगोर, तो लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर वाज, ठीक है, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महानतम कवियों में से एक हैं। तो सुपरलेटिव में मैंने क्या किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब इनकी जो विशेषता है उसमें ईएसटी लगा देना है और द आगे लगा देना है। ठीक है, मतलब आपको पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा है ही इज वेरी एक्सीलेंट टीचर, वो बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हैं। एक्सीलेंट का मतलब उत्कृष्ट होता है या बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इसको बदलना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। कैसे बदलोगे, तो लिखेंगे इस प्रकार से, हाउ एन, अब इनकी विशेषता लिखेंगे एक्सीलेंट टीचर, और ही जो है अब हम यहां पे लगाएंगे, ही इज। देखिए एक्सक्लामेटरी कुछ इस प्रकार से हम करते हैं, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, वो कितने उत्कृष्ट शिक्षक हैं। ऊपर क्या था, वो बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हैं। ठीक है, नीचे क्या है, वो कितने उत्कृष्ट शिक्षक हैं, मतलब मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रेकेट में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर पैसिव वॉइस में दे दिया गया तो आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ये भी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, मतलब आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें कुछ गलती होगी, उसको सही करके लिखिए, यही है भैया सिंटैक्स। जैसे देखिए फर्स्ट है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, यानी कि उन्होंने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। भैया आप टॉपर बन गए तो हम भी आपको बधाई देंगे। ठीक, आप अगर अच्छे नंबर लाएंगे, टॉपर बनेंगे, तो आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार सभी लोग आएंगे, अरे बच्चा कैसे पढ़ता था, टॉपर बन गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपको बधाई देने आएंगे। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी। तो इसमें गलती क्या है, देखिए सिंटैक्स में आपको क्या करना होता है, सेंटेंस दिया गया है, इसमें गलती है, उसको सही करके लिखना होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे गलती क्या है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ठीक है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड है, मी है, तो ऑफ यहां पर फॉर का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन माई सक्सेस। ठीक है, फॉर को हटाकर ऑन करेंगे, क्योंकि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उन्होंने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, मतलब फॉर की जगह पर ऑन कर देना। दूसरा देखिए,
दूसरा है राम बीट्स हिम बाई ए स्टिक, यानी कि राम उसे एक छड़ी से पीटता है। देखिए बीट्स मतलब आपके वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो यहां पर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। तो राम उसे छड़ी से पीटता है। लेकिन देखिए छड़ी से या किसी वस्तु से कोई किसी को पीट रहा है तो बीट्स के साथ हिम के साथ बाई नहीं लगाएंगे, बिथ लेंगे, ठीक है। तो राम बीट्स हिम विथ ये स्टिक, बाई का यूज नहीं करेंगे, विथ ये स्टिक, ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो राम बीट्स हिम विथ ये स्टिक, समझ में आया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तो ये सिंटैक्स भी समझ में आ गया, इसमें सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें गलती रहेगी, सही करके लिखो, नंबर ले जाओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भैया आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ना मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वैसे इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस होती हैं। मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियों में क्या होता है हिंदी में बताइए, पहले आपको उसका मीनिंग लिखना होता है जो दिया रहता है क्वेश्चन, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना होता है सेंटेंस में यूज। वैसे ही यहाँ पे भी करना है, पहले इसका मीनिंग लिखना है, फिर इसको सेंटेंस में यूज करना है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट देखिए, ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज, ठीक। तो यहां पे आप इसका इंग्लिश लिखेंगे एन ईजी। देखिए इंग्लिश में आप लिखिएगा, जैसे हिंदी में आप हिंदी में लिखते हैं ना, तो ऐसे इंग्लिश में लिखिएगा, एन ईजी एंड कंफर्टेबल, कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि फूलों की सेज इसका मतलब होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि एक आसान और आरामदायक स्थिति, ठीक। वही मतलब फूलों की सेज। तो देखिए जो हमारी लाइफ है भैया, ये फूलों की सेज नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, ठीक। तो देखिए लिखेंगे लाइफ, इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। देखिए इसको ब्लैक्स में कर देता हूं, नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक। बस ये आपका हो चुका है, ठीक, सेंटेंस में यूज हो चुका है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका मीनिंग लिखना है, फिर उसको सेंटेंस में यूज करना है। मतलब इसी क्वेश्चन को इस सेंटेंस में यूज करना है। कोई ऐसा सेंटेंस लीजिए जिसमें ये यूज हो जाए, कोई जरूरी नहीं है जो एग्जाम्पल मैंने लिया है सेम आप वही ले, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ये बेड ऑफ रोजेज, इसका मीनिंग होगा एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि फूलों की सेज या फिर एक आसान और आरामदायक स्थिति। लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है ये फूलों की सेज नहीं है, यानी कि ये आसान और आरामदायक स्थिति नहीं है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके पास पैसा है वो खुश है, लेकिन सब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। पैसा बहुत हो जाए, हेल्थ आपका अच्छा ना रहे तो क्या होगा, परिवार में खुशी ना रहे तो क्या होगा, पैसे लेकर क्या करेंगे। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा बहुत कुछ खरीद कर थोड़ा आनंद ले सकते हैं, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि बहुत प्रिय, वेरी डियर। जैसे आपने उसमें देखा है ना आंखों का तारा, ठीक है, वैसे इसमें वेरी डियर, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि वेरी डियर, बहुत प्यारा, आंखों का प्यारा मेरा, ठीक है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, इसका वाक्य प्रयोग, टू ए मदर, इवन ये बैड चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हर आई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी बात है यहाँ पे, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। टू ए मदर इवन ये बैड चाइल्ड इज द एप्पल्स ऑफ आई, यानी कि टू ए मदर, एक माँ के लिए, इवन ये बैड चाइल्ड, एक बुरा लड़का भी, इज द एप्पल्स ऑफ हर आई, उनकी आंखों का तारा होता है। तो एक माँ के लिए उसका एक बुरा बच्चा भी, उसका एक बुरा बेटा भी उसकी आंखों का तारा होता है। मतलब बेटा कितना भी बेकार क्यों ना हो, कितना भी नालायक क्यों ना हो, अपनी माँ के लिए, उसकी माँ के लिए वो आंखों का तारा होता है, ठीक है। बहुत प्यारा होता है, सबकी माँ सबसे प्यार करती है, ठीक है, सबको पता है, समझ में आए। और पिताजी को मत छोड़िएगा, वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट, ठीक, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, समझ में आ गया। वैसे आप में ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, हो सकता है कि एप्पल ऑफ वंस आई, इसका सही मीनिंग क्या होगा, तो ये सब आपको
बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। मतलब विपरीतार्थक शब्द, जैसे देखिए ऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, आपसे कोई सॉरी ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, आपसे कोई पूछे इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स होगा डिसऑनेस्ट, बेईमान, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, ठीक है, एंशियंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक, ठीक, या नया, ठीक। तो एंशियंट का मतलब पुराना, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, ठीक। मैं एक ही का मीनिंग यहां पे लिख रहा हूं, एक का आप समझ लीजिएगा। दूसरा देखिए बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, तो इसका क्या होगा, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो कोई बहादुर है भैया, कोई है डरपोक, ठीक। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, विपरीतार्थक शब्द। समझ में आ रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द को लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे आपका सिनोनिम्स आता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे। जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, देखिए ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, ठीक है, तो इसका क्या होगा सिनोनिम्स, हैंडसम लिख सकते हैं, हैंडसम लिख सकते हैं, चार्मिंग लिख सकते हैं, चार्मिंग, एक और लिख सकते हैं प्रेटी, प्रेटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेटी, समझ में आया, प्रीति नहीं प्रेटी, ठीक है, तो ये इसका मतलब भी होता है सुंदर, ठीक, समझ में आया, या बहुत अच्छा। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, हैंडसम, चार्मिंग, प्रेटी का मतलब भी सुंदर। जैसे हैंडसम लोग होते हैं भैया, पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक, समझ में आया, तो ये आपका हो जाए। दूसरा देखिए कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो देखिए एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना होता है, एडमिट। उसके बाद में एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना होता है, ठीक है, तो कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एडमिट और एक्सेप्ट का मतलब भी होता है स्वीकार करना, ठीक। तो दैट्स अ सिनोनिम्स विथ ईच अदर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। भैया जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोला जाता है, ठीक है, जो अपनी वाली करे का है, भगवान नहीं होते, ऐसा वैसा होता है, तो वो नास्तिक होता है, एथीस्ट, ठीक। दूसरा देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा देखिए, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि एक आदमी का दूसरों के द्वारा लिखा गया एक आदमी का जीवन इतिहास, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। जीवनी आपने पढ़ा होगा, जीवन परिचय, बायोग्राफी। तो जीवन परिचय जो होता है ये दूसरों के द्वारा ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मृत्यु भी लिखी रहती है। और भैया कोई कभी अपनी मृत्यु कैसे लिख सकता है कि मैं ये मेरी डेथ हो चुकी है, भैया दूसरों के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, तो बायोग्राफी होगा। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे मैंने हिंदी टू इंग्लिश को अब लिया है, लेकिन यहां पे एक और टॉपिक था, वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स है अभी आप में, तो मैंने इस वीडियो में उसको नहीं लिया, इसके लिए सॉरी। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि भैया जो स्टार्टिंग के 9 टॉपिक मैंने बताए थे सिर्फ वही है आपके ग्रामर में। देखिए 25 नंबर में 2 नंबर कम रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका होमोफोन्स मैंने ऐड नहीं किया है उसको, ठीक है, तो होमोफोन्स आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा, ये मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रामर में आपका होमोफोन्स भी आता है, लेकिन इसको मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया है। अब चलते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे, ठीक है। तो देखिए हिंदी और टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। ये ऐसे हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, इतना बड़ा रहे या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, देखिए आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब ढूंढना आना चाहिए। तो देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, कौन कृषि प्रधान देश है, कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो भारत, ठीक है। तो भारत के लिए हम लिखेंगे इंडिया, इंडिया, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए कृषि प्रधान देश है, ये इज RM है, तो इंडिया इज, ठीक है। क्या है वो, क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, एन एग्रीकल्चरल। देखिए कृषि प्रधान का मतलब होता है एग्रीकल्चरल
कल्चरल कंट्री। ठीक है, ये आपके फर्स्ट वाले सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, यानी कि इंडिया भारत इज है एन एक एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान कंट्री देश, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, कौन खेती की ओर ध्यान दें? पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोग आपका सब्जेक्ट होगा, तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो पढ़े लिखे लोग का इंग्लिश क्या होगा बताइए? देखिए यहां पर एक चीज और है, क्या कहा जा रहा है कि यदि यहां पढ़े लिखे लोग, तो यदि आगे लगा तो पहले इफ लिखेंगे, इफ। ठीक है, फिर यहां का इंग्लिश इफ। देखिए कौन आप लगाएंगे? सब्जेक्ट। कौन? पढ़े लिखे लोग। तो इफ द एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग का मतलब होता है द एजुकेटेड, एजुकेटेड लोग का लिखेंगे पीपल। ठीक है, लोग का लिखेंगे पीपल। तो इफ द एजुकेटेड पीपल, यदि पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। ठीक है, ध्यान देना का होता है पे अटेंशन, पे अटेंशन। ठीक है, किसकी ओर? टू एग्रीकल्चर, टू एग्रीकल्चर मतलब खेती की ओर, टू एग्रीकल्चर, यहां पे यल लगा दीजिएगा। ठीक है, कल्चर। ठीक है, तो इफ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, यानी कि यदि यहां के पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे देन। ठीक है, क्या दूर हो सकती है? हम लोगों की गरीबी। तो आवर पावर्टी, हमारी पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, आवर पावर्टी। ठीक है, दूर हो सकती है, सकता है, सकती है, तो कैन लगाएंगे, कैन बी। दूर होना का होता है रिमूव्ड, रिमूव्ड। ठीक है, तो क्या कहा गया था कि अगर यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इफ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर देन आवर पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। कहां सुधार की जरूरत है? हमारे गांव में। ठीक है, तो आवर विलेज, आवर विलेज। ठीक है, जरूरत का होता है नीड, तो आवर विलेज नीड्स इंप्रूवमेंट, यानी कि सुधार की। ठीक है, इंप्रूवमेंट। तो हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, तो आवर विलेज नीड्स इंप्रूवमेंट, यानी कि हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। एक एक सेंटेंस को आप लोग करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, बट आपको देखिए अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो आपको वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। जैसे सामाजिक का सोशल होता है, जीवन का लाइफ होता है। ठीक है, ये सब शिक्षित का एजुकेटेड होता है, ये सब पता होगा तभी आप कर पाएंगे। आगे देखिए क्या है, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, कौन रहने लगेंगे? शिक्षित व्यक्ति। तो जब का लिखेंगे व्हेन। ठीक है, व्हेन कौन रहने लगेंगे? शिक्षित व्यक्ति। तो व्हेन द एजुकेटेड, व्हेन एजुकेटेड पीपल, व्हेन एजुकेटेड पीपल। ठीक है, व्हेन एजुकेटेड पीपल, जब शिक्षित लोग गांव में रहने लगेंगे। रहना का क्या होता है बताइए? रहना का होता है लिविंग। ठीक है, तो रहने लगेंगे है, गा है, गी है, गे है, तो बिल लगेगा, ये आपका सैल बिल वाला आ गया। तो व्हेन एजुकेटेड पीपल बिल स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट लिविंग, यानी कि रहने लगेंगे इन द विलेजेस, गांव में, इन द विलेजेस। ठीक है, तो जब शिक्षित लोग गांव में रहने लगेंगे, व्हेन एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन द विलेजेस, तो क्या होगा? तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो का लिखेंगे देन। ठीक है, देन क्या बदल जाएगा? सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन का होता है द सोशल लाइफ, द सोशल लाइफ। ठीक है, द सोशल लाइफ किसका? गांव के लोगों का, ऑफ दोज, गांवों का, ऑफ दोज विलेजेस, विलेजेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, मतलब कंप्लीटली बदल जाएगा। तो बिल चेंज, बिल चेंज बदल जाएगा, पूरी तरह का मतलब होता है कंप्लीटली,
कंप्लीटली। ठीक है, तो क्या कहा गया था, ध्यान से समझिएगा। देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको समझना है, मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या कहा गया कि जब शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो देखिए व्हेन एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन द विलेजेस देन द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज कंप्लीटली। ठीक, तो ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है। तो देखिए पहले लिखेंगे स्कूल की पढ़ाई पूरी करके। तो देखिए स्कूल की पढ़ाई यानी कि स्कूल की पढ़ाई का क्या होगा बताइए, एजुकेशन। ठीक है, पूरी करके यानी कि कंप्लीट करके। देखिए पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे हम लोग। देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग, करके या करने के बाद आप बोल सकते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, द स्कूल एजुकेशन। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके क्या कहा गया, इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है। कौन प्रवेश करना चाहता है, हर एक विद्यार्थी। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट चाहता है, मतलब वांट। ठीक है, टू टेक क्या करना चाहता है, प्रवेश करना, एडमिशन इन किसमें, विश्वविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी। इन दिनों का हो जाएगा दीज डेज। तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हर एक स्टूडेंट विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो लिखेंगे हर स्टूडेंट का क्या होगा, एवरी स्टूडेंट। ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो एडमिशन लेना चाहता है किसमें, विश्वविद्यालय में। तो स्टूडेंट वांट चाहता है, वांट्स, टू टेक लेना, टू टेक प्रवेश लेना, एडमिशन प्रवेश, एडमिशन किसमें एडमिशन लेना चाहता है, इन यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में, इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, कब, दीज डेज मतलब इन दिनों, दीज डेज। ठीक, तो आपका क्या था यहां पे, देखिए हिंदी का क्या था, देखिए स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एवरी स्टूडेंट हर एक विद्यार्थी वांट्स चाहता है, टू टेक लेना, एडमिशन प्रवेश इन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, दीज डेज इन दिनों। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। आगे देखिए, यह धारणा उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है, यह धारणा। तो धारणा का देखिए यह का लिखेंगे दिस, धारणा का हम लोग लिखते हैं एसम्पशन, दिस एसम्पशन इज नॉट, उचित का होगा करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। तो यह धारणा उचित नहीं है, दिस एसम्पशन इज नॉट करेक्ट। ठीक, आगे देखिए क्या है, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। किसको विचार करना चाहिए, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो लिखेंगे पहले स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चाहिए आ गया है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे शुड। ठीक है, क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो विचार का हम लोग लिखेंगे थिंक। ठीक है, तो स्टूडेंट शुड थिंक यानी कि स्टूडेंट को विचार करना चाहिए किस पर, देखिए किस पर करना चाहिए, इन विषयों पर। तो यानी कि अबाउट दीज टॉपिक, अबाउट दीज टॉपिक्स। ठीक है, प्रॉपरली यानी कि अच्छे से, प्रॉपरली। तो देखिए क्या है, स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट दिस टॉपिक प्रॉपरली यानी कि विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी का होता है देन। ठीक है, तो ओनली देन लिख दीजिए, देन कौन सामना कर सकेंगे, वे, दे कैन सकते हैं। ठीक है, सामना करना का होता है बोल्ड, देखिए पहले बोल्डली लिखेंगे यानी कि बहादुरी से, बोल्डली। ठीक है, अब फेस का मतलब होता है सामना कर सकेंगे, द फ्यूचर यानी कि भविष्य का, द
फ्यूचर। ठीक है, तो क्या था आपका कि विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को शुड चाहिए थिंक विचार करना अबाउट के बारे में दिस टॉपिक इन विषयों पर प्रॉपरली ठीक से। तो विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। देन तभी दे कैन बोल्डली फेस द फ्यूचर, तभी वे बहादुरी के साथ, देखिए देन तभी दे वे कैन बोल्डली बहादुरी से फेस सामना कर सकेंगे द फ्यूचर यानी कि भविष्य का, तो तभी वे भविष्य का बहादुरी से सामना कर सकेंगे। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया कि आप लोग हिंदी टू इंग्लिश समझ सकें, लेकिन देखिए ये कोई एक दिन का हलवा नहीं है भैया, खा के सो गए और आराम से आपको आ गया, थोड़ा बहुत और मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिए, इसको धीरे धीरे आप लोग कीजिए, एक एक दो पैराग्राफ ले लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास जब तक आप करेंगे भैया तभी आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन, यानी कि जो आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन सी है, पूरे सेक्शन सी को मैंने एक ही वीडियो में बताया। इसमें एक टॉपिक मैंने आपको बताया कि होमोफोन्स जो है उसका मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिया है, उसको अलग से पढ़ लीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में हम उसका क्वेश्चन ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।